हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुविजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, क्लास 12th की। वैसे तो प्रायिकता क्लास 9 से पढ़ी जाती है, 9th 10th 11th 12th। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रायिकता। ये सीजीएल में पूछा था, कहने मतलब अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये प्रायिकता। वैसे क्रम से संचय भी अच्छा टॉपिक है। तो आज हम शुरू करते हैं, प्रायिकता के बाद बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है साफ प्रतिबंध प्रायिकता से शुरू करेंगे। और दूसरी बात यह है कि कोई भी चीज़ अगर इसमें नहीं समझ में आती है तो हम क्लास 11 का 9 का 10 का जो भी होगा हम डिफिनेशन बताते चलेंगे। लेकिन हाँ, उसको हम अलग से नहीं बताएंगे, इसी में जो भी आएगा हम एक एक चीज़ आपको बताते चलेंगे, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सह प्रतिबंध प्रायिकता होता क्या है? माना एस एक क्या है? प्रतिदर्श समष्टि है। प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि की इंग्लिश क्या होती है? प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। ठीक है ना। माना एस क्या है? प्रतिदर्श समष्टि है। प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस मतलब क्या होता है? एट रैंडम आप एक्सपेरिमेंट करिए, इसके जो आउटकम होते हैं उनका जो आउटकम का कलेक्शन, आउटकम का कलेक्शन क्या कहलाता है? प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। ठीक है ना। सभी संभावित परिणामों का समुच्चय क्या होता है? एस, सैंपल स्पेस होता है। ठीक है ना। किसी भी प्रयोग को आप करेंगे, उसके जो संभव परिणाम हैं उनका कलेक्शन कर लें तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। तो माना एस एक प्रतिदर्श समष्टि है तथा E1 तथा E2, E1 और E2 ले लेते हैं। E1 और E2 इसकी दो घटनाएं हैं। इसकी क्या है? दो घटनाएं हैं। ठीक है ना। तो PE1 बाई E2, तो PE1 बाई E2 इक्वल होता है PE1 इंटरसेक्शन E2 अपान, ये जो नीचे है वहां पर इसको लिख देते हैं PE2। इसको क्या बोलते हैं? इसको ये बोलते हैं घटना E1 के घटने की प्रायिकता जबकि घटना E2 पहले घट चुकी है, पहले ही घट चुकी है। बात समझे नहीं समझे? ये जो E1 बाई E2 है, तो यहाँ E2 जो नीचे लिखा रहेगा, E2 क्या होगा? घटना घट चुकी होगी और E1 की घटने की प्रायिकता निकालना हो। और E1 जैसे E2 मतलब दोनों घटना के, इसको क्या बोलेंगे? दोनों घटना के एक साथ घटने की प्रायिकता, घटने की प्रायिकता। अभी क्वेश्चन बताते हैं तो समझ में आएगा। ये हो गया। ठीक है ना। और PE2 मतलब क्या हुआ? घटना E2 के घटने की प्रायिकता। बस इतना आपको जानने की जरूरत है, बाकी क्वेश्चन बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। ये हो गया। नोट करके अगर हम ये कहते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PE2 बाई E1, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिखेंगे यहाँ? PE2 इंटरसेक्शन E1 लिखो, चाहे E1 इंटरसेक्शन E2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अपान दोनों के सेम आएगा यहाँ। और यहाँ पर जो नीचे है वही लिख देंगे PE1। ये फार्मूला हो जाएगा। तो आपको फार्मूला ये याद हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? ये नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन बताते हैं तो अभी एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल के बाद फिर क्वेश्चन लगवाएंगे। ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा होगा। और इसमें क्या क्या समझाना है? इसमें ये समझाना है कि प्रतिदर्श समष्टि, और प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है आपको पता ही होगा। प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है? एट रैंडम एक्सपेरिमेंट आप जो करते हैं उसके जितने रिजल्ट, संभावित जो रिजल्ट होते हैं, जो आउटकम होते हैं, उनका कलेक्शन क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस होता है। मान लीजिए इसकी दो घटना है E1 और E2, तो PE1 बाई E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E2 क्या आएगा? PE1 इंटरसेक्शन E2 अपान PE2 मतलब E2 की घटने की प्रायिकता। P जब लग जाए तो जान लीजिए कि उस घटना की घटने की प्रायिकता निकालना है। ठीक है ना। यहाँ समझ में आ रहा होगा। अभी क्वेश्चन लेते हैं तो और समझ में आएगा। नोट कर लीजिए इसको
आगे बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल पर, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 7/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल, दो घटना है ए और बी है, और घटना ए की घटने की प्रायिकता 7/13 दिया है और बी के घटने की प्रायिकता 9/13 दिया है, और दोनों के एक साथ घटने की प्रायिकता 4/13 है। तो पी ए बाई बी तथा पी बी बाई ए ज्ञात कीजिए। ये नहीं लिखा था, मैंने अलग से लिख दिया है, तो दोनों को ज्ञात करना है। तो पहले आप फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूला याद हो जाना चाहिए। पी ए बाई बी क्या होता है, ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी हो जाएगा। फार्मूला बता दिया हो कैसे याद करना है आपको। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 4/13 अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है 9/13। सॉल्व कर लेंगे, 13 कैसे हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। अगर पी बी बाई ए निकालना हो तो क्या करेंगे, क्या होगा पी बी इंटरसेक्शन ए अपान क्या हो जाएगा पी ऑफ ए हो जाएगा। तो बी इंटरसेक्शन ए, चाहे ए इंटरसेक्शन बी बोलो चाहे बी इंटरसेक्शन ए बोलो, दोनों सेम है। तो ये कितना है 4/13, ये तो है ही है। और पी ए कितना है 7/13, 13 कैंसिल हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आइए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ पर, 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा क्या है लड़का है, मतलब लड़की भी होगी। हाँ, कम से कम एक बच्चा क्या है लड़का है। हाँ, दोनों बच्चे लड़के हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम एक लड़का, इसका मतलब कि लड़की होगी। तो इसमें लड़की भी है लड़का भी है 2 बच्चों में। तो पहले मान लेते हैं, माना लड़के को बी से, क्योंकि लड़का मतलब बॉय, तो बी से, तथा लड़की को जी से, गर्ल से निरूपित करते हैं। तो पहले बताइए यहाँ पर एक एक चीज बात करते हैं। पहले हम प्रतिदर्श समष्टि निकालते हैं। प्रतिदर्श समष्टि क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है बताइए। 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की मान लेते हैं। लड़का बी है, लड़की क्या है जी है। तो क्या क्या प्रतिदर्श समष्टि बन सकता है इससे, तो क्या बनेगा, हो सकता है दोनों बच्चे लड़के हों, है ना, हो सकता है पहला बच्चा लड़का हो और दूसरी बच्ची लड़की हो सकता है दूसरी बच्ची क्या, पहली बच्ची क्या हो लड़की हो, दूसरा क्या हो लड़का हो सकता है दोनों क्या हो बच्ची हो, गर्ल्स हो। ये प्रतिदर्श समष्टि हो गया। तो यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि मतलब एस, यहाँ एनएस कितना होगा, एनएस मतलब एस में सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो ये कितना हो जाएगा 4। बात समझ में आया नहीं आया। अब इसकी 2 घटना है, तो बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता निकालना है, और क्या घट चुकी है, तो पहले इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं। तो E1 क्या है, E1 मान लेते हैं दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना, ठीक है ना, ये मान लेते हैं। तो यहाँ दोनों बच्चों के लड़के होने की घटना मतलब दोनों क्या है बी बी ए हो जाएगा, है कि नहीं, बात समझ में आया। और E2 क्या है, E2 को मान लेते हैं कम से कम, क्या लिखा है, कम से कम एक बच्चा लड़का हो, एक बच्चा क्या हो लड़का होने की घटना मान लेते हैं, होने की घटना, कोई प्रॉब्लम किसी को, ये हो जाएगा। तो कम से कम एक बच्चा लड़का मतलब कम से कम मतलब एक तो लड़का होगा ही, हो सकता है दोनों लड़का हो जाए। तो यहाँ कौन कौन आएगा पहले बताइए, यहाँ कौन कौन आएगा, कम से कम एक बच्चा लड़का हो, कम से कम समझते ना, तो एक लड़का तो होगा ही, हो सकता है दोनों लड़के हों। जैसे मान लीजिए हम कई बार बताते हैं एग्जाम्पल बच्चों को कि जैसे मान लीजिए आपके पास 4 मिठाई है, आप कह दीजिए किसी अपने दोस्त को कि कम से कम एक मिठाई खाना है। इसका मतलब क्या समझते हो, इसका मतलब एक मिठाई तो खाना ही है, हो सकता है 2 खा ले, हो सकता है 3 खा ले, हो सकता है 4 खा ले, कम से कम मतलब ये होता है। तो कम से कम एक बच्चा क्या है लड़का है, एक तो लड़का होगा। तो यहाँ लड़का कौन कौन है बताइए,
ये भी हो सकता है, कम से कम एक है, दोनों हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों लड़कियां हैं, है ना। तो यहाँ कौन कौन आएगा, बी बी और बी जी और जी बी। यहाँ बात समझ में आया ना। अब हमको क्या निकालना है, E1 इंटरसेक्शन E2 निकाल लो, ये निकालना बहुत जरूरी है। तो क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, बी बी। अब हम क्या यहाँ पर निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है पहले ये देख लीजिए। पी हमें क्या निकालना है, कौन घटना घट चुकी है, कम से कम एक बच्चा ज्ञात है। जो ज्ञात होने का मतलब क्या होता है, ये घटना घट चुकी है पहले से, हमें निकालना दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। तो यहाँ क्या करेंगे, ये घट चुकी है, घटने की प्रायिकता निकालना है। तो इसको हमने क्या माना है, E1 मान लिया है, इसको क्या मान लिया ऊपर, उसको क्या मान लिया है, E2 मान लिया। तो क्या करेंगे, P(E1) बाई E2 बराबर क्या होगा, P(E1) इंटरसेक्शन E2 अपान जो नीचे है यहाँ पर क्या लिख देंगे, P(E2). अब यहाँ देखिए हमें क्या निकालना है, P(E1) इंटरसेक्शन E2। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए P(E1) इंटरसेक्शन E2 मतलब क्या होता है, पहले समझो, थोड़ा लिख देते हैं फार्मूला। आपको एक फार्मूला और लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की घटना घटने की प्रवृत्ति क्या होता है, एन ई अपान एन एस। एन ई मतलब घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा घटना के कुल संभावित परिणामों की संख्या, ऐसे लिख सकते हो, कुल संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या, टोटल की संख्या, ये होता है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, एन E1 इंटरसेक्शन E2 अपान एन एस। तो एन E1 इंटरसेक्शन E2 मतलब क्या हुआ, E1 इंटरसेक्शन E2 में के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है बताइए, एक है। इसमें कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है, तो एक, और एन एस मतलब टोटल, टोटल कितना है, 4, 1/4 हो जाएगा। और क्या निकालना है, P(E2), P(E2), P(E2) क्या होगा, Ne2 अपान NS। Ne2 मतलब E2 में, घटना E2 में अनुकूल परिणामों की संख्या, यहाँ कितना है, Ne2, यहाँ से निकाल सकते हो, Ne2 कितना है, यहाँ पर 3 है, 1 2 3, तो क्या आएगा 3 बटे क्या होगा 4। अब यहाँ रख दीजिए, ये क्या होगा, P(E1) इंटरसेक्शन E2 कितना है, 1/4 भागे क्या होगा 3/4, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/3। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि घटना E1 के घटने की प्रायिकता जबकि घटना E2 घट चुकी है। इसका मतलब कम से कम एक बच्चा हो, ये ज्ञात है, हमें निकालना दोनों बच्चे के होने की, दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता, ये हो जाएगा 1/3। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए, अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 पे बात करें। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 पे बात करें, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं। कितना, 1 से 10 तक, कितने कार्ड हैं, 10 कार्ड हैं, और 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं, और उन्हें अच्छी तरह क्या कर दिया गया, मिलाया गया। उन्हें बढ़िया से क्या होगा, अच्छी तरह से क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। इस बक्से में से एक कार्ड यदृच्छा निकाला जाता है, ठीक है ना। यदि यह ज्ञात हो, अब देखिए ज्ञात हो, ये चीज पता होना चाहिए, यहां से पता चल जाता है कि कौन सा लगेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगा। यदि यह ज्ञात हो, निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जिसका निकालना उसको E1 मान लें, और जिसको जो ज्ञात हो उसको E2 मान लेते हैं। तो पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रतिदर्श समष्टि क्या है, सोल्यूशन, यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि क्या है, पहले लिख लिया जाए। यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि बहुत ही आसान है। पहले यहाँ S दिया हुआ है 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ये लिखा है। अब मान लेते हैं, माना E1 जो है, क्या मान लेते हैं, निकाले गए कार्ड पर निकाले गए कार्ड पर सम अंक आने की घटना, ठीक है ना, ये मान लिया हूं, निकाले गए कार्ड पर सम अंक आने की घटना। तो सम अंक कौन कौन आएगा बताओगे? 2, 4, 6, 8, 10 यही निकल सकता है। E2 क्या है जो ज्ञात है? क्या ज्ञात है? यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, मतलब निकाले गए कार्ड पर क्या संख्या 3 से अधिक है, संख्या 3 से अधिक है, ये क्या हुआ, ज्ञात है, पहले से घट चुकी है। तो यहाँ क्या होगा, 3 से अधिक क्या होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बात को समझो। अब हमें क्या निकालना होगा, E1 इंटरसेक्शन E2, E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है ना। तो E1 इंटरसेक्शन E2 निकालो, कितना होगा, क्या कॉमन है, 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10, यही ना, यही कॉमन है। इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, तो क्या है, 4, 6, 8, 10 ये है। अब यहाँ देखिए हमें क्या निकालना है, पहले बताइए, पहले फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर समझने के लिए। E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो जाएगा, E1 E2 घट चुकी है, E2 क्या है, ज्ञात हो चुका है, हमें निकालना E1 मतलब सम अंक आने की प्रायिकता निकाले गए कार्ड पर। तो P E1 इंटरसेक्शन E2 ये निकालना होगा अपान P E2 निकालना होगा ये। चलिए P E2 निकाला जाए, तो यहाँ NE2 कितना दिया बोलो, NE2 कितना दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। तो यहाँ PE2 कितना आएगा, NE2 अपान NS, और NS यहाँ कितना है, 10 है। तो NE2 कितना होगा, 7 बेटे क्या हो जाएगा, 10। और PE2 कितना होगा, ये तो हो गया E2। और PE1 इंटरसेक्शन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा, क्या आएगा, ये कितना है यहाँ, NE1 इंटरसेक्शन E2 क्या लिख देंगे फार्मूला, NE1 इंटरसेक्शन E2 अपान NS, ये कितना है, कितना गिन लो इसको, NE1 इंटरसेक्शन E2 कितना होगा बोलो, 4, 1, 2, 3, 4, 4 बेटे क्या हो जाएगा, 10, ठीक है ना। अब यहाँ रख दीजिए, तो क्या आएगा, यहाँ रखोगे E1 इंटरसेक्शन E2 कितना है, 4 बेटे 10, और PE2 कितना है, 7 बेटे 10। समझ में आ रहा होगा ना सबको, जब ना आए तो बताइएगा, ये हो जाएगा 4/7। बात को समझ पा रहे हैं सभी लोग? हाँ, प्रायिकता थोड़ा सा 11th का हल्का फुल्का पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो भी आ जाना चाहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 पर बात करें, आइए एग्जाम्पल नंबर 4 पर बात करते हैं। और आप सभी लोग एग्जाम्पल पढ़ के ही जाया करो, अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं तो विथ एग्जाम्पल पूरे चैप्टर लगा के ही जाना है, एक्सरसाइज तो लगाना ही है और एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम्पल के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी हैं, कितना है, 1000 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 430 लड़कियां हैं। कहने का मतलब कहने का मतलब ये है कि 1000 विद्यार्थी हैं। जैसे मान लीजिए एक स्कूल है जिसमें मान लीजिए क्या है, 6 से 12 तक चलती है, 6 से 12 तक क्लास चलती है, और इसमें कितने बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, 1000 विद्यार्थी हैं, जिनमें 430 लड़कियां हैं। अब कितनी बच्चियां 6 में पढ़ती हैं, कितना 7 में, कितना 8 में, कितना 9 में, कितना 10 में, कितना 11, कितना 12, ये नहीं पता, लेकिन टोटल 430 लड़कियां हैं। टोटल कितनी है, 430 लड़कियां हैं, है ना। अब आगे बात करते हैं। यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। इसका मतलब कक्षा 12 में पढ़ने वाली लड़कियां कितनी हैं, कक्षा
12 में पढ़ने वाली लड़कियां कितना होगा? पढ़ने वाली लड़कियां कितना होगा बताओगे? 430 का कितना परसेंट? 10%। 10/100 मतलब 430 लड़कियां टोटल पढ़ रही हैं, 6 से 12 मान लेते हैं, अपने से हम कह रहे हैं, और उनमें से 43 बच्ची 43 लड़कियां क्लास 12th में पढ़ती हैं, क्लास 12th पढ़ती हैं। आगे बात करते हैं। क्या प्रायिकता है कि एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12th में पढ़ता है? यदि यह ज्ञात हो, ये देखिए, यदि यह ज्ञात हो कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ज्ञात है और क्या निकालना है, तो पहले मान लीजिए E1 ले लेते हैं। E1 क्या है? E1 क्या है? यादृच्छिक मतलब समझते हो, एट रैंडम। कोई भविष्यवाणी नहीं करना कि इसी लड़कियों को लेना है या कि इसी लड़के को सेलेक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? एट रैंडम, ठीक है ना? जैसे कोई लॉटरी निकालना हो तो आंख बंद करके आप निकालिए, जो आएगा वो आपका भाग्य है, ठीक है ना? एट रैंडम मतलब ये होता है, कोई इसका भविष्यवाणी नहीं, कोई इसका प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगर सिक्का उछाला जाए कि हेड आएगा कि टेल आएगा, ठीक है ना? यही सब चीजें होता है। तो चलिए, E1 क्या है? यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। बात समझे ना? और E2 क्या मान ले? E2 क्या है? ज्ञात है, ज्ञात वाले को E2 मान लेते हैं। चुना गया विद्यार्थी यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी लड़की है। चुनी गई लिखना चाहिए था, लेकिन अब भाई कंफर्म तो था नहीं यहाँ पर। चुना गया विद्यार्थी में लड़के लड़के दोनों आते हैं। यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी, ठीक है ना? क्या है? लड़की है। ये है, ये घटना E1 है और ये घटना क्या है? E2 है। बात समझे नहीं समझे? अब यहां देखिए, बात समझे। हमें क्या निकालना है, हमें क्या ज्ञात करना है, पहले बताइए। हमें ज्ञात करना है, ये ज्ञात है भाई, जो ज्ञात है ये घटना घट चुकी है और ये घटने की प्रायिकता निकालना। तो हमें क्या ज्ञात करना है? Pe1/E2। और Pe1/E2 का फॉर्मूला क्या होगा, पहले ये देख लेते हैं। क्या होता है? Pe1 इंटरसेक्शन E2 अपान Pe2। अब समझो, अब यहां देखिए E1 क्या है? E1 इंटरसेक्शन E2, E1 और E2 में क्या कॉमन है, पहले बताइए। यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी क्या है? लड़की है, लड़की होनी चाहिए, ठीक है ना? और यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12th में पढ़ता है, ठीक है ना? अब यहाँ कॉमन क्या है? देखिए, कक्षा 12th में लड़के तो पढ़ते होंगे, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ बात को समझिए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। यहाँ पर विद्यार्थी हैं, सोचो पहले, समझो। तो यहाँ पर विद्यार्थी जो हैं, लड़का लड़की सब होंगे, कक्षा 12 में ढेर लोग होंगे, और इनमें से 43 लड़कियां, इनमें से क्या है? 43 लड़कियां हैं। अरे मान लीजिए इसमें सपोज दैट 120 है, 120 ले लेते हैं, 143 मान लेते हैं, 143 विद्यार्थी हैं। बात को समझो पहले, क्योंकि भाई ये हमने क्या चूज किया है? यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, और कक्षा 12 में कितने बच्चे हैं? मान लेते हैं 143 है, ठीक है ना? बात समझे ना? 143 है, और हम जानते हैं कक्षा 12 में पढ़ने वाली लड़कियां कितनी हैं? 43। तो यहाँ कितने हो गए? 100 लड़के हो गए, यहाँ क्या होगा? 100 लड़के हो गए, और प्लस क्या होगा? 43 लड़कियां हो गई। बात को समझो, समझ में आया ना? तो इसमें लड़कियां कितनी पढ़ती हैं कक्षा 12 में? 43 लड़कियां, और लड़के भी पढ़ते होंगे, पता नहीं कितना लड़के पढ़ते होंगे, ये नहीं पता, लेकिन हाँ
ये पता है कि कक्षा 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से 43 लड़कियां हैं, लड़के भी हैं। अब पता नहीं कितने लड़के हैं, ये कुछ नहीं पता है, तो मैं अंदाज के मान लिया, ऐसे मान लिया हूँ। लेकिन इतना पता है कि कक्षा 12 में कितनी लड़कियां पढ़ती हैं, 43 लड़कियां पढ़ती हैं। अच्छा, और यदृच्छा चुना गया विद्यार्थी लड़कियां, और लड़कियां कितना टोटल है, 430। 430 लड़कियां टोटल हैं, इसमें 430 है और इसमें 43, तो 430 टोटल है। तो 430 में 43 है ना, वो 43 लड़कियां कक्षा 12 में भी पढ़ रही होंगी। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, अगर हम आपसे बात करें P1 इंटरसेक्शन E2, इसमें E1 इंटरसेक्शन E2 में कितना कॉमन होगा, तो वो कितना होगा, 43 ही होगा। यहाँ कितने बच्चे कॉमन होंगे, 43। भाई वही 43 टोटल, देखो समझो पर चुना गया विद्यार्थी लड़की है, लड़कियों की संख्या कितना है, 430। 430 में 43 लड़कियां जो क्लास 12th में पढ़ रही है ना, तो इसमें जो 43 लड़कियां हैं और 12th में जो 43 लड़कियां, वो क्या होगी, दोनों में कॉमन होगा ना भाई। बात तो समझ पा रहे हैं ना सभी लोग, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पाते तो आप बताइएगा कमेंट करके, इसको और समझाएंगे, ठीक है ना। 430 टोटल लड़कियां हैं और कक्षा 12th में 43 लड़कियां पढ़ रही हैं पहले से, 43 लड़कियां इसी में तो हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, वही 43 लड़कियां जो 12th में पढ़ रही होंगी, वही कॉमन होगा। तो 43, तो 43 और टोटल कितना है, 1000। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 1000। तो 43 बाई क्या आएगा, 1000। और P2 कितना होगा, E2 में कितने बच्चे हैं, E2 में 430 लड़कियां हैं और 430 में टोटल कितने हैं, 1000। ये हो जाएगा, बात समझ में नहीं है, अब इसको इसमें रख दीजिए, तो क्या आएगा, 43 बाई 1000। विद्यार्थियों की संख्या कितना टोटल लिख सकते हो, विद्यार्थियों की संख्या टोटल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 1000 लड़के हैं, ठीक है ना, ये होगा जिसमें 430 लड़कियां हैं। चलिए, तो 43 बाई क्या होगा, 1000, और क्या होगा, और P2 कितना है, 430 अपॉन 1000। तो ये क्या होगा, 1000 से कैंसिल, 43 बाई 430, ये कितना हो जाएगा, 1 बटे 10 बराबर क्या होगा, 0.1। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4 तक हमने बताया है। और अभी और क्वेश्चन है, 4-5 वीडियो में हम पूरा कोशिश करेंगे, पूरा प्रायिकता समाप्त कर देंगे। आप लोग खूब मेहनत करते रहिए, और अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी, कुल मिला के 5 से 6 दिन में आराम से धीरे धीरे इसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल सहित अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।